Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 2, lecture number 3, Time Independent Non-Degenerate Perturbation Theory, जिसको हम in short next time discuss करेंगे as TNIPT. इस थ्योरी का इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है. इसके almost 4 to 5 parts बनेंगे basically. It's a little lengthy topic. हम इसको बाय पार्ट्स लेके चलेंगे वन बाय वन और इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और कुछ नए सिंबल्स हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो आपने इस लेक्चर में लाजमी अंडरस्टैंड करने हैं और उनको याद रखना है. इस टॉपिक के जो मैथमेटिकल मीनिंग हैं वो इस लेक्चर में अंडरस्टैंड होंगे तो बाकी आगे का टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं कि एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट है. अनपर्टर्ब्ड मीन के स्टेट को सिस्टम को अभी डिस्टर्ब नहीं किया गया, वो अपनी आप कह सकते हैं कि हालत सुकून में है, एट रेस्ट है, इक्विलिब्रियम में है, वट एवर इट इज. तो उसकी उस हालत में नॉन डिजनरेट जो आइगन स्टेट होगी उसको हम साई एन जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. ये कैट स्टेट है यानी कि साई एन जीरो कैट. ये एक आइगन स्टेट है किसकी? ऐसे सिस्टम की जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया. और ऐसे सिस्टम की जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया उसकी जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू होगी दैट विल बी एच नॉट. दिस इज एच नॉट जो उसके सबस्क्रिप्ट यानी कि बेस में आएगा. और ऐसा सिस्टम जिसको अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया गया उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो है ई एन जीरो. एन बेस में जीरो उसकी पावर, आई मीन इट्स नॉट द पावर बट इन सुपरस्क्रिप्ट. सो ये हमारे पास तीन फंडामेंटल टर्म्स आ गई हैं हमारे पास ऐसे सिस्टम के लिए जो कि अनपर्टर्ब्ड है, जो कि डिस्टर्ब नहीं किया गया अभी तक. तो उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो होगी एच नॉट साई एन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साई एन नॉट. आप इसको जीरो भी पढ़ सकते हैं, ये बेसिकली नॉट है बट दिस वन इज जीरो जीरो जीरो. तो मींस एच नॉट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जब साई एन जीरो मींस अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट पर अप्लाई होगा तो आपके पास एनर्जी आएगी ई एन जीरो और जो स्टेट है वो एज इट इज रहेगी. सो दिस इज द वेरी फंडामेंटल श्रोडिंगर इक्वेशन. नेक्स्ट अब वो कहते हैं फर्ज कर लें कि सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ, मींस परटर्ब हुआ, डिस्टर्ब हुआ. सो उस सिस्टम में जो चेंजिंग्स आई उन चेंजिंग्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ न्यू हैमिल्टोनियन नोन एज एच पी. एच पी जो है वो हम कह सकते हैं हमारा है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन. एच पी स्टैंड्स फॉर परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन. तो ये वो हैमिल्टोनियन है जो सिस्टम में आफ्टर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ. ठीक है. तो जो टोटल या फाइनल आप कह सकते हैं टोटल या फाइनल जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा दैट विल बी एच, कैपिटल एच, सिंपल एच आफ्टर द परटर्बेशन. ये बिल्कुल ऐसे है. इसके मैं सिंपल एग्जांपल यूं देता हूँ. फर्ज कर लें कि आप एक रूम टेम्परेचर पे यानी कि आप बैठे हैं रूम में और आपके यानी कि बॉडी का टेम्परेचर वो होगा जो रूम का टेम्परेचर है. फर्ज कर लें कि वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो जैसे ही आप धूप में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, धूप में जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होगी बाय द इनकमिंग फोटॉन्स थ्रू द सनलाइट. तो जो सूरज की रोशनी जब आपकी बॉडी से इंटरेक्ट करेगी तो और आपकी बॉडी में जब फोटॉन अब्जॉर्ब होंगे तो उससे आपकी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो हम फर्ज कर लेते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्यू टू दिस सनलाइट एनर्जी वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया. तो अब यहाँ पर बेसिकली आपकी एच नॉट जो है वो आपकी वो वैल्यू होती है जो डिस्टर्ब होने से पहले थी, यानी कि हम फर्ज कर लेते हैं लेट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड. और एच पी वो वैल्यू है जो आपके सूरज की रोशनी में जाने के बाद जो चेंज आया, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ
वो होता है HP यानी कि परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो लेट्स से हम इसको कहते हैं दैट जो टेम्परेचर में चेंज आया वो 5 डिग्री था, और तब जाकर जो टोटल आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आ रही है? तो अब बेसिकली जो एच नॉट था, ये हमेशा हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो पता होती है, हम इसको कहते हैं इट इज नोन। क्योंकि जितनी भी आपकी अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स होंगी, अनपर्टर्ब्ड दीज, ये सारी जो है ये नोन होती हैं एग्जैक्टली क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट में होती है कि सिस्टम चेंज नहीं हो रहा होता, तो हम उसकी इन वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम बेसिकली अज्यूम कर लेते हैं कि हमें अनपर्टर्ब्ड श्रोडिंगर इक्वेशन की सारी वैल्यूज का पता है, तो हमें एच नॉट का पता है। एच पी वो है जो चेंज हुआ, तो उससे जो टोटल चेंज होगा वो हमने फाइंड करना है। सो वेयर एच पी इज द perturbed Hamiltonian very small compared to unperturbed Hamiltonian H naught, और इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है एच नॉट उससे हमेशा कम होगी। सो मोर ओवर इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। अब हम एच पी की वैल्यू को फर्दर कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी डिस्टर्बेंस आई, हम एक नया पैरामीटर अपनी तरफ से एक इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस रियल पैरामीटर लैम्डा। अब ये डायमेंशनलेस जो है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि इसकी कोई डायमेंशन यानी कि लेंथ विड्थ हाइट नहीं होगी ये गलत है। डायमेंशनलेस मीन कि इसके यूनिट्स नहीं है, डायमेंशंस आपने पढ़े होंगे, तो ये यूनिट लेस है, यानी कि इसकी जस्ट वैल्यू होगी मैथमेटिकल वैल्यू। तो वो हम कहते हैं कि विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन। तो लैम्डा करता क्या है बेसिकली, लैम्डा हमें बताएगा कि कोई भी सिस्टम में जो डिस्टरबेंस पैदा हो रही हैं उस डिस्टरबेंस के प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ कितनी है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हो गया जी? तो अब आपका जो हैमिल्टोनियन है, जो फाइनल या टोटल हैमिल्टोनियन है, वो इक्वल हो जाएगा एच नॉट प्लस लेमडा एच पी। अब इसमें जो एच पी है ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, लेमडा इज जस्ट द रियल पैरामीटर जो कि हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा कि कितनी परटर्बेशन हुई। अब इसमें जीरो जो है, अगर हम लें यहाँ पर लेमडा जीरो, तो जीरो का मतलब होगा एच पी जीरो हो जाएगा, तो आपको जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो जस्ट एच नॉट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, वो परटर्ब्ड ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ेगी, इसका मतलब है कि परटर्बेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, मींस मैक्सिमम परटर्बेशन। सो इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। मोर ओवर एज द सिस्टम इज नॉन डिजेनरेट, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो नॉन डिजेनरेट है। नॉन डिजेनरेट का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका मतलब ये होता है कि हर एक आइगन स्टेट के लिए हमारे पास एक अलग एनर्जी की वैल्यू होगी। तो क्योंकि हमारा सिस्टम हमने नॉन डिजेनरेट कंसीडर किया है, तो जो टोटल वेव फंक्शन और एनर्जी की वैल्यूज होंगी वो nth ऑर्डर तक जाएंगी, क्योंकि हर एक वेव फंक्शन के लिए हमारे पास अलग एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम उसको इन सीरीज फॉर्म कुछ इस तरह से लिख लेंगे, साई एन। अब ये जो साई एन है, इसको जैसे हमने अभी हमने नाम दिया, ये जो एच है इसको हमने नाम दिया फाइनल या टोटल परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो जो साई एन है ये भी टोटल परटर्ब्ड आइगन स्टेट है, जो कि इक्वल होगा लैम्डा नॉट लैम्डा जीरो मींस अनपर्टर्ब्ड, साई एन जीरो अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट के, प्लस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ psi n1 lambda 1, second order of lambda 2 psi n2 plus lambda 3 psi n3 and so on। और इसी तरह से एनर्जी En जो है वो lambda 0 En0 lambda 1 En1 plus lambda 2 En2 and so on। अब ये आप देखें कि ये दो इक्वेशंस बेसिकली हमें क्या बता रही हैं। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है बेसिकली ये टर्म, ये
हमारे पास अनपर्टर्ब्ड स्टेट से है, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, सो देयर वैल्यूज आर बेसिकली एग्जैक्टली नोन टू अस। ठीक हो गया जी। सो नोन वैल्यूज हैं इनकी हमारे पास, तो हमें इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स। उसके बाद है कि जब सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो हमारे पास ये एक नई स्टेट बनी साई एन वन। उसके बाद सिस्टम की एक नई स्टेट में गया जिसको हमने साई एन टू का नाम दिया, फिर ऐसे साई एन थ्री, साई एन फोर एंड सो ऑन टू साई एन एन। अब हमारे पास साई एन वन क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ परटर्ब्ड आइगन स्टेट है। तो अब इस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ परटर्ब्ड आइगन स्टेट के लिए हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर परटर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू भी होगी, और ये जो दोनों चीजें हैं ये हमने कैलकुलेट करनी है कि पर्टर्बेशन की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से वेव फंक्शन में क्या चेंजिंग्स आई। तो साई एन वन जो है हमें वो चेंजिंग्स इन द वेव फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह से ई एन वन हमें एनर्जी की चेंजिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर साई एन टू उससे अगला एक वेव फंक्शन, और ई एन टू एक नई एनर्जी है, तो हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या है, और फिर हम इन दोनों की वैल्यूज को जब कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल स्टेट और फाइनल एनर्जी आ जाएगी कि आफ्टर द डिस्टर्बेंस जो सिस्टम है उसकी फाइनल आइगन स्टेट क्या थी और उसकी फाइनल एनर्जी आफ्टर द पर्टर्बेशन ई एन वो क्या थी। तो ये हमारे इस टॉपिक, इस लेक्चर का जो है वो पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव है कि हमने इन 4 फंडामेंटल टर्म्स को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की तरफ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि इन टर्म्स को आप अंडरस्टैंड कर लें। जब तक इन टर्म्स के मैथमेटिकल टर्म्स के मीनिंग आपको नहीं आएंगे, आपको आगे कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।